जिन्हल बंदे बड़े ठीक ठाक कोने नहीं लगता रोटी मौले नु मौलाना मारे ते मौला नहीं मार सकता पैना। तुम खड़ी देखती रहो माँ, इसने बताने में 15 मिनट लगाए हैं और मैं तेरी बेटी रस्मों को तोड़ेंगे, दुनिया को छोड़ेंगे, दिल ने किया फैसला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमारे बड़े माया नाज अदाकार और बहुत सुपरस्टार कहना चाहिए अदाकार सुल्तान रईस साहब को बिछड़े हुए 30 साल हमसे बिछड़े हुए 30 साल हो गए हैं। और उस अदाकार को हम याद करेंगे। 1996 में 9 जनवरी को उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद उनकी कौन कौन सी फिल्में 1996 में उसी साल में आई थी उसके ऊपर भी नज़र दौड़ाएंगे। अपने साथी अदाकारों के करियर को बढ़ाने के लिए सुल्तान रईस साहब का क्या किरदार था, मतलब किस तरीके से उन्होंने अपने जो साथी अदाकार थे उनके करियर को बढ़ाने में मदद की, उसमें भी वो करेंगे। और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री जब ज़वाल का शिकार हुई तो उन्होंने किस तरीके से लेके चले। सुल्तान रईस साहब जिन जिन अदाकारों के साथ काम करते रहे एज एक्स्ट्रा के तौर पे, एक एक दो दो सीन, बाद में उन्हीं अदाकारों के साथ वो मेन रोल में आए और वो जो अदाकार थे वो स्पोर्टिंग करैक्टर में आपको नज़र आए या कम से कम उनके साथ वो बड़े किरदारों में नज़र आए। लेकिन सुल्तान रईस साहब को क्राउड पुलर कहा जाता था और आज तक उनको क्राउड पुलर के तौर पे ही याद रखा जाता है, क्योंकि उसके बाद जो इंडस्ट्री का हाल हुआ वो आपके सामने है, किस तरह अरूज और ज़वाल का शिकार हुई। उसके बाद इस पर भी रोशनी डालेंगे। और उस बाद में अगर अरूज आया, यानी कि अगर शमीमारा ने, सैयद नूर ने, संगीता ने सुल्तान रईस साहब के अलावा फिल्में बनाई तो उसमें भी सुल्तान रईस साहब का किरदार है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल दलील के साथ, आर्गूमेंट के साथ आपके सामने रखूँगा। कुछ लोग सुल्तान रईस साहब पे तनकीद भी करते हैं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया, उन्होंने तबाही निकाल दी, एक जैसी फिल्में कर करके वो सारा कुछ किया। लेकिन उसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालेंगे। तो सुल्तान रईस साहब, मैंने जिस तरह बताया कि 96 की फिल्मों का आपको बाद में बताते हैं। सुल्तान रईस साहब का जो एक आना था, जितने साल उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पे हुकूमत की, मोर और लेस उतने साल ही वो एक्स्ट्रा के तौर के ऊपर काम करते रहे। यानी कि अगर आप बशीरा से पहले देख लें, बशीरा से उनको ब्रेक थ्रू मिला, बशीरा से पहले देख लें, बशीरा से वो स्टार बने और मौला जट से सुपर स्टार बने। तो बशीरा 71 या 72 की फिल्म है, वो 1955-56 से एक्स्ट्रा के तौर पर आते रहे। फिर 1971 से लेके मरते दम तक वो 79 में ख़ास तौर पे जब मौला जट आई उसके बाद वो स्टार है। तो तकरीबन उतना जितना फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने राज किया उससे थोड़े से साल कम कर ले, उतने ही उन्होंने एक्स्ट्रा के तौर के ऊपर काम किया। जब अन्नदाता में सुधीर के साथ वो आए, उनके बेटे का किरदार अदा किया, तो उससे पहले सुधीर के साथ वो छोटे छोटे किरदार करते थे। फिर वो टाइम आया कि सुधीर साहब के साथ सन ऑफ अन्नदाता, और उसके अलावा भी फिल्में आई कि जब सुधीर साहब का तोती बोलना ख़त्म हो गया, बंद हो गया, तो उस वक्त फिर वो सुल्तान रईस साहब उनकी उन फिल्मों में मेन किरदार करते हुए नजर आए। मोहम्मद अली साहब के साथ उन्होंने एक दो सीन किए, बाद में मोहम्मद अली साहब के साथ भी उन्होंने लीड किरदार अदा किए। अब अन्नदाता की मिसाल उसमें आपके सामने है। आप देख लें, नदीम साहब के साथ दिल लगी फिल्म में एक सीन में नजर आए। नदीम साहब के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। वहीद महाज साहब के साथ डॉक्टर फिल्म, वहीद महाज साहब के साथ औलाद फिल्म, वहीद महाज साहब के साथ और फिल्में काफ़ी सारी हैं जिनमें वो एक अननोटिस चले गए। लोगों को पता भी नहीं कि सुल्तान रईस साहब यहाँ पे इन फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक एक सीन, दो सीन, दूर से कैमरा। लेकिन बाद में वहीद महाज साहब के साथ अनोखा दाज, किसको याद नहीं है, वहीद महाज साहब की एक प्लैटिनम जुबली फिल्म, उसमें सुल्तान रईस साहब का ही मेन किरदार था। इस तरह की मैं मिसालें अगर आज यहाँ पे देने बैठूँ तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। तो जब 79 में मौला जट आई, मौला जट के बाद हमारे बड़े जो सुपरस्टार उस वक्त के नदीम, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में उतना ही राज किया, और उनके जो रिकॉर्ड हैं वो भी उनसे कोई नहीं ले सकता, ये भी एक हकीकत है उनके। जो इसके ऊपर कभी बात करेंगे। तो जो मौला जट के बाद इन्होंने, नदीम साहब ने 2-3 दफ़ा रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वहीद महाज साहब पहले ज़वाल का शिकार थे, उनकी फिल्में पहले नहीं हो रही। मोहम्मद अली साहब इतने
एज के हिसाब से हो चुके थे कि उनको अगर कोई किरदार मिलता था वो बाप का किरदार मिलता था या भाई का किरदार मिलता था। तो इन्होंने 2-3 दफ़ा, मैंने जिसने बताया ना कि ऐलान किया नदीम साहब ने कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। 79 के बाद 81 में पाकिस्तान में VCR आ गया, उर्दू फिल्मों का कंपटीशन पड़ गया हिंदी फिल्मों के साथ। लोगों ने हिंदी फिल्मों की तरफ ज़्यादा आगे भोगे, उन्होंने VCR के अंदर वो हाई बजट फिल्में देखना शुरू कर दी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी फिल्में। अगरचे उनका कोई मैच नहीं था, इंडियन हमारी नकल भी करते थे, इसके ऊपर हम बड़ी तफसील से बात भी करते रहे। लेकिन बहरहाल एक कंपटीशन आया, उर्दू फिल्मों का ज़वाल शुरू हुआ। 80s के दौर में उर्दू फिल्मों का ज़वाल, ज़िया-उल-हक का सेंसर और सारी चीज़ें थी। सिनेमा इंडस्ट्री को बचाने वाला और स्टूडियो को बचाने वाला अगर कोई अदाकार था तो वो सुल्तान राई था, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए बिल्कुल। नदीम साहब जिनको पंजाबी फिल्मों की ऑफ़र होती थी वो मना कर देते थे, ऑफ़र होती थी मना कर देते। सुल्तान के साथ वो नहीं आए। 88 में जाके उन्होंने अपनी फिल्म बनाई मुखड़ा, पंजाबी फिल्म। मुखड़ा फिल्म तो चल गई, जिस तरह ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कोई यूट्यूब चैनल खोलें, आपकी पहली वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं कि देखें उसने किया क्या है। तो वो मुखड़ा फिल्म तो चल गई, लेकिन मुखड़ा के बाद उनकी 30 मरखाई फ्लॉप, गोरी दिया झांझरा डिज़ास्टर, फिर राजा और फिल्में, बेतहाशा फिल्में उनकी इस तरह की आई जो मुखड़ा जितनी नहीं चल सकी। नदीम साहब का प्रैक्टिकली करियर जो था उर्दू फिल्मों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, उस्तादों के साथ फ्लॉप, आंधी फ्लॉप, मेरी अदालत फ्लॉप, ठीक है, ये सारी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई थी। तो नदीम साहब का करियर ऑलमोस्ट डन था, ख़त्म था। नदीम साहब को सैयद नूर तक पहुँचाने में सुल्तान राई साहब का किरदार था। वो कैसे कि नदीम साहब के साथ उन्होंने फिल्म की इंसानियत के दुश्मन। इंसानियत के दुश्मन बिलाशुबा एक ऐसी फिल्म है जिसमें नदीम साहब का बड़ा अहम किरदार है, इजहार गाजी का भी अहम किरदार है, लेकिन उसमें अंजुमन साहिबा एक वैम्प के तौर पे, विलन के तौर पे आई, नेगेटिव किरदार किया, उनका कोई गाना नहीं था। उस फिल्म के अंदर क्राउड पुलर जो था, हमने फिल्म खुद सिनेमा पर देखी, वो था सुल्तान राई। मैंने बताया नदीम साहब का किरदार बहुत अहम था, लेकिन क्राउड पुलर जो क्राउड को लेके आया, उसमें अगर सुल्तान राई साहब ना होते वो फिल्म इतनी कभी भी नहीं चलनी थी, इंसानियत के दुश्मन। तो उसके बाद अब्दुल्ला द ग्रेट और फिर वतन के रखवाले, दौलत के पुजारी, कटवाल, नदीम साहब के साथ उन्होंने फिल्में की। तो नदीम साहब किसी न किसी सूरत में रहे वहाँ पे। और फिर बाद में सैयद नूर साहब आ गए, उन्होंने कसम और फिर जीवा तक लाने में सुल्तान राई साहब का किरदार था, वरना उनके बीच में उनकी कोई फिल्में ना होती अगर सुल्तान राई साहब के साथ काम ना करते। वो उनकी मैंने बताया 16 फिल्में और 16 पंजाबी और 16 उर्दू फिल्में पिट रही थी। तो शान साहब बुलंदी में अगरचे नदीम साहब के साथ आए, एक नाम पैदा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक जैसी फिल्में प्यार करन तो नहीं डरना, पंजाबी फिल्म थी जिसमें सुल्तान राई साहब नहीं थे, और फिल्में की एक जैसी फिल्में नादरा और वो सारी को इंडिया की कॉपी को किसकी, अल्ताफ़ सैन साहब की और हसनैन साहब की और किस की वो भी पहले सुल्तान राई साहब पे तनकीद करते हैं। वो अलग बात है, वो बाद में खुद सुल्तान राई साहब के फुटप्रिंट पे चले, उनके मरने के बाद सारी फिल्में उन्होंने वही वाली की, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर भी, उनके करियर को बढ़ाने में भी सुल्तान राई साहब ने किरदार अदा किया। उमर शरीफ उर्दू फिल्में बनाने वाले थे, उनकी फिल्में उठा के देख लें, मिस्टर चार्ली और 420 के अलावा, बाद में उनके साथ भी सुल्तान राई साहब ने काम किया। रैम्बो ने एक नाम पैदा किया, उनके साथ भी सुल्तान राई साहब ने काम किया। ये सारों के जो थे ये इस वजह से चले कि सुल्तान राई साहब उनके साथ होते थे। अब मैं आपको बताऊं, सुल्तान राई साहब के मरने के बाद फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार होती चली गई। उर्दू फिल्में बन रही थी, उनकी ज़िंदगी में जीवा फिल्म हिट हुई थी ना, उनकी ज़िंदगी में इनकी शमी मारा की फिल्में हिट हुई थी, मुंडा बिगड़ा जाए। तो वो उसके बाद जब वो चले गए दुनिया से, फिर उर्दू फिल्में भी फ्लॉप होना शुरू होगी और पंजाबी में शान ने ये मुहाज संभाला। इसके ऊपर अलग बात करेंगे शान ने फिर क्या किया, लेकिन ये फिर खिलौना और ये सारा कुछ आया। लेकिन आज इंडस्ट्री कहाँ है इसका, आज ना देखें, ये 2006-2005 ये प्रैक्टिकली सुल्तान राई साहब के मरने के बाद ही इंडस्ट्री को ज़वाल आया। और अगर जीवा 1995 में बनी, हिट हुई, अगर कोई और फिल्म बनी हिट हुई 1995 के बाद, उर्दू फिल्म की बात करूँ जिसमें सुल्तान राई साहब नहीं थे, तो सुल्तान राई साहब का किरदार है किस तरह कि अगर 79 में 80 में वो ना आते, 80 से लेके आप उसके ऊपर तनकीद करें, उसके ऊपर जो यकसनियत वाली फिल्में कहें, जो मर्जी कहें, सिनेमा जो जितनी तादाद में थे 600-500, उसको बचाने वाला सुल्तान राई था। सिनेमा इंडस्ट्री अगर ना बचती, 1980 में ही सिनेमा इंडस्ट्री अगर ख़त्म हो जाती, तो कहाँ लगनी थी जीवा, कहाँ लगनी थी हाथी मेरे साथी, कहाँ लगनी थी मुंडा बिगड़ा जाए, कहाँ लगनी थी बाकी फिल्में आने वाली बाद में।
तो उस सिनेमा अब हाल है ना, वही हाल है। अब फिल्म कोई बनाना भी चाहे, मसूद भट्ट साहब बनाना चाहे, जो भी फिल्म बनाना चाहे सिंगल स्क्रीन सिनेमा के लिए, दूसरी ऑडियंस के लिए, कहाँ लगाएंगे? इंडस्ट्री, सिनेमा खत्म हो गए हैं सारे, पुराने सिनेमा सारे खत्म हो गए, नए सिनेमा आ गए। उस नए सिनेमा अपने साथ एक नया फिनोमेना लेके आए। तो वो उस इंडस्ट्री को चलाने वाला ना सिर्फ स्टूडियो के चूल्हे, जिस तरह बताया जाता है कि मजदूरों के और टेक्नीशियन के और हदायतकार जो उनके साथ बने, प्रोड्यूसरों के जेबें भरने वाला सुल्तान रही था, बल्कि इनके करियर को लेके चलने वाला, सिनेमा इंडस्ट्री को बचाने वाला सिर्फ सुल्तान रही था और कोई नहीं था। उनके ऊपर आप जितनी मर्जी तनकीद करें, ये एक ऐसी खुली हकीकत है जिससे इनकार नामुमकिन है। इसके ऊपर और भी हम बात करते रहेंगे। उनके करियर, जितना उनका करियर लंबा है उतनी उसकी जहतें भी हैं, उतने उसके परतें भी हैं, जो अब हम वक्तन फ़क्तन खोलेंगे आपके सामने। लेकिन अभी हम आपको बताते हैं 1996 का वो बड़ा बदकिस्मत दिन था। वो सारे अखबारात हम चला चुके हैं, ऐसा जो उनके साथ थे उनका इंटरव्यू भी हम कर चुके हैं, हमारे पर गुस्सा भी कर गए थे, वो भी हम कर चुके हैं, सारा कुछ कर चुके हैं। हैदर सुल्तान साहब से मुतअद्दिद बार बात की। आज हमने सोचा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, और थोड़ा सा मैं आपको उनकी फिल्में 1996 में उनके मरने के बाद एक फिल्म आई अक्कू 10 नंबरी, इश्तहार आपके सामने होगा। अक्कू 10 नंबरी जो थी वो कराची और हैदराबाद के सिनेमों पर आ रही है। ये लिखा हुआ है, हसनैन इसके डायरेक्टर थे, सुल्तान रई और बबरक शाह और लोगों ने इसमें काम किया था। साइमा भी थी इसमें, जॉन रैम्बो भी थे अक्कू 10 नंबरी में। अगली फिल्म थी गुंडागर्दी, ये मेलोडी सिनेमा पर आई और ये और सिनेमा पर भी आई थी, यहाँ पे रियल्टो पे या नाज पे आई थी गालबन, लेकिन ये मेलोडी का इश्तिहार आपके सामने है। रावलपिंडी पे सुल्तान रई, सैमा, नरगिस, मुस्तगरिशी, ये भी 1996 में आने वाली फिल्म थी। 1996 में आने वाली एक और फिल्म जो सबसे ज़्यादा मशहूर भी हुई, कामयाब भी हुई, सखी बादशाह। गालबन की दम था भरोसा उसी का था, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। सखी बादशाह जो ये वो गाना था जो वो सुनते हुए जा भी रहे थे जब वो वाक़या वो पेश हुआ। सखी बादशाह का कैक्शन सिनेमा था। ईद उल फितर पे ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। सुल्तान साहब के मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, मसूद भट्ट इसके डायरेक्टर थे। चौरादा शहनशाह का इश्तिहार हमारे पास नहीं है, लेकिन चौरादा शहनशाह भी आई थी। ज़माना 420 उर्दू फिल्म थी। ये कैपिटल सिनेमा साइड का है, मेन सिनेमा इसका हम इश्तिहार नहीं, लेकिन मतलब ये है कि ये भी 1996 में आई थी। सुल्तान रई, मुस्तगरिशी, चांदनी, रैम्बो, नरगिस इस फिल्म का हिस्सा थे। अगली फिल्म जनाब दो जीदार, हसन अस्करी साहब इसके डायरेक्टर थे। ईद मुबारक, ईद के दिन से आई नाज सिनेमा पर। सुल्तान रई, मुस्तगरिशी, साइमा इसके हिस्सा थे। इसमें भी मतलब आप देखेंगे कि जॉन रैम्बो के साथ भी वही, उनके साथ भी लखते जिगर, बाबर अली की फिल्म है तेरे सोने के झरोके, तेरा चांदी का बदन, वो क्या था। 7 जून को आई प्रिंस नसरीन, ये कराची का इश्तिहार है। रीमा, बाबर अली, मीरा के साथ सुल्तान रई इस फिल्म का हिस्सा थे। सबसे बड़ा रुपया में मेलोडी सिनेमा पर आई। उमर शरीफ का जिस तरह मैंने जिक्र किया था, उमर शरीफ ये इसमें भी सुल्तान रई साहब थे, उसके साथ रीमा, साइमा, उमर शरीफ ये भी थे। बाजार बंद करो नाज सिनेमा पर आई। जॉन रैम्बो, नरगिस, हैदर सुल्तान, मोहसिन हसन खान, सुल्तान रई साहब इस फिल्म का भी हिस्सा थे। 1996 में आई। खेल फिल्म नाज सिनेमा पर आई 20 सितंबर से 1996। नासिर रज़ा खान इसके हदायतकार थे, सुल्तान रई साहब इसका हिस्सा थे। और इक़्तिदार फिल्म साहिबा, रैम्बो, आसिफ खान, हुमायूं कुरैशी, लेकिन इस फिल्म का हिस्सा भी सुल्तान रई थे। फौजा फिल्म का एक्शन सिनेमा पर आई। सुल्तान रई, इजहार काजी, नरगिस, रैम्बो, शफकत चीमा, अफजाल, हुमायूं कुरैशी, फौजा का इश्तिहार। रानी खान आई फिल्म, ये भी सुल्तान रई साहब इसका हिस्सा थे। उसके बाद फिर 1997 में भी उनकी फिल्में आई, 1998 में भी आई, 99 शायद 2000 तक भी आती रही, उसके बाद भी आई। तो सुल्तान रई साहब का जो एक मैंने बताया एक किरदार जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप जितनी मर्जी गालियाँ निकालें, जो मर्जी करें, अब ये देखेंगे मौला जाट के ऊपर सारे तनकीद करते थे, ठीक है। वही वाली मौला जाट जब नए फॉर्म में बनी है, क्या फ़र्क था सर? अगर आपको पंजाबी से मसला था तो पंजाबी ज़ुबान की फ़िल्म थी, अगर आपको सुल्तान रई साहब से मसला था तो फिर अलग बात है, लेकिन पंजाबी से मसला था पंजाबी ज़ुबान की फ़िल्म थी। उसके अंदर अगर आपको गंडासे से मसला था, गंडासा भी उसके अंदर था। अगर आपको लिखने वाले से मसला था, वो भी उसके अंदर था। नासिर अदीब, हदायतकार सिर्फ तब्दील हुआ था, उसकी फवाद खान। और अगर आपको उसकी बड़कों से, नूरी नाथ की बड़कों से मसला था, सेम नूरी नाथ की बड़के जो थी वो हमजा अली अब्बासी ने लगाई, वो भी पंजाबी ज़ुबान में। अगर आपको उससे मसला था तो ठीक है, फिर उस फिल्म को आपने जनाब एक लेजेंड और पता नहीं क्या क्या पेश किया, तो वो किसके फुटप्रिंट पे चलते हुए बनी? सुल्तान रई साहब के। मौला जट, अगर आपको मौला जट की सादगी पसंद नहीं आई थी तो इसमें तो मौला जनाब शराबी भी दिखाया, इसमें मौला बगैर बच्चों के
शादी के बच्चे भी पैदा करने की बात करता है, तो फिर आपको उससे कोई मसला नहीं था। इसका मतलब आपको मसला सुल्तान हिसाब से था, या फिर मसला फिल्म के बनाने वालों से होगा। तो मौला जट तो बनी ना फिर, जिसके ऊपर तनकीद की गई। अब अभी आप जाके पूछें जो तनकीद करते थे समेत उन अदाकारों के जो उस ज़माने में रिटायरमेंटों के भी ऐलान कर रहे थे, क्या वो कहेंगे मोदी लेजेंड और मौला जट बड़ी अच्छी फिल्म है, ब्रांड किसका बिका, सुल्तान आएगा। तो मरने के बाद भी उनका असर है। खाली ज़िंदगी में उन्होंने लोगों के कैरियर नहीं बढ़ाए, सिनेमा इंडस्ट्री को नहीं बचाया, स्टूडियो को नहीं बचाया, बल्कि मरने के बाद भी अपना काम करते रहे, किया ना उन्होंने। तो ये एक हकीकत है। इसके और हम मजीद भी बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।